हाय एवरीवन। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आपका स्वागत करता हूं कंपनी लॉ के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में जिसका नाम है राइट इशू। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि राइट इशू होता क्या है, किस तरह से कंपनी जो है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स जो है ऑफर करती है और इसके पीछे क्या लॉजिक होता है उनका कंपनी का। सब कुछ इजी और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से, बिल्कुल भी मतलब किसी भी आपको परेशानी के बिना ये टॉपिक जो है पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप सी एस एच जी के स्टूडेंट हैं, सी ए के स्टूडेंट हैं या बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो रिलेवेंट है। आपको बिना देरी के वीडियो स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो और हाँ, इस वीडियो को पूरा मतलब कंप्लीट करने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि इस वीडियो के बाद आपको राइट इशू का जो जितने भी डाउट आते होंगे वो 100% क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको जो है इसमें पढ़ना क्या है बेसिकली। तो ये जो है हमारा नोट्स है। तो इस नोट्स को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें जो हमारा ऊपर जो देख सकते हैं आप, इधर जो लिखा हुआ है कि फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल जो है इसमें हमारा जो सेक्शन 62 है, सेक्शन 62 के अंदर बेसिकली हमको सब सेक्शन 1 भी पढ़ना होता है, सब सेक्शन 2 भी पढ़ना होता है और सब सेक्शन 3 भी पढ़ना होता है। जैसे देखिए सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3 है, उसके बाद सब सेक्शन 4 है, उसके बाद सब सेक्शन 5 एंड सब सेक्शन 6 है। ठीक है। उसके बाद हम सेक्शन 64 को भी थोड़ा सा कनेक्ट करके यहाँ पे देखेंगे और दो केस लो हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है। लेकिन आज का जो वीडियो है इसमें हम बेसिकली पूरा सेक्शन 61 पढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि सेक्शन 61 को तीन भाग में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले जो है हमारा वो सबसेक्शन सेक्शन 62 के सबसेक्शन 1 में क्लॉज ए जो है वो हमारा है राइट शेयर का। सब क्लॉज बी जो है हमारा वो है इसॉप का, और जो हमारा क्लॉज सी है वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का है। तो ये दो जो टॉपिक जो है, ये टॉपिक और ये टॉपिक, ये हम फर्दर आगे का नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक बेसिकली जो हम आज इस वीडियो में पूरी तरीके से कवर करेंगे वो है हमारा राइट शेयर। तो राइट शेयर को कवर करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि राइट शेयर दिया किनको जाता है और क्यों दिया जाता है, क्या पर्पस है। हमको क्यों सिर्फ ये बोला जाता है कि आप जो है सिर्फ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे, एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस वालों को भी नहीं बोला जाता है। यहाँ पे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बोला जाता है कि एग्जिस्टिंग जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही हम दे सकते हैं। और ये तो हुई कि किनको हम दे सकते हैं और देंगे क्या। तो हम सिर्फ ना इक्विटी देते हैं, प्रेफरेंस नहीं देते हैं। तो इसका भी रीजन समझेंगे कि देते तो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को हैं, लेकिन सिर्फ इक्विटी ही क्यों देते हैं, प्रेफरेंस शेयर जो है वो हम क्यों नहीं देते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि देखिए, अगर आप राइट शेयर इशू कर रहे हैं तो राइट शेयर इशू किया क्यों जाता है। कंपनी को नए शेयर इशू करने होते हैं मार्केट में, उनको ज्यादा फर्दर कैपिटल की नीड होती है। और तो कंपनी जो क्या करती है, शेयर भी इशू करती है, डिवेंचर भी इशू करती है। लेकिन जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं तो उनके पास भी कंपनी के ऑलरेडी शेयर उनके पास पड़े हुए रहते हैं। जैसे मान लीजिए, आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए किसी कंपनी के जो है 1 लाख इशूड शेयर कैपिटल है। ठीक है। ये 1 लाख इशूड शेयर कैपिटल में मान लीजिए प्रोमोटर के पास है 90,000 शेयर्स, और हमारे जो शेयर्स जो है रिटेलर्स उनके पास मान लीजिए मतलब नॉन प्रोमोटर्स जो होल्डर्स हैं वो है हमारे 10,000। अब इस 10,000 में ये 90,000 है, मतलब मान लीजिए 9:1 का रेशियो चल रहा है। अब मान लीजिए कंपनी को फर्दर 50,000 की नीड पड़ती है कि इनको चाहिए 50,000 को और कैपिटल। अब ये 50,000 जब न्यू शेयर होल्डर से लाएंगे, न्यू होल्डर से लेंगे, तो उनसे क्या होगा कि इनकी जो है वो शेयर होल्डिंग जो है वो डाइल्यूट हो जाएगी। और ये चाहेंगे नहीं कि हमारी जो शेयर जो है मतलब जो होल्डिंग जो है वो जो है वो डाइल्यूट हो, ये डाइल्यूट होना अपना चाहेंगे नहीं। तो इस वजह से क्या करेंगे कि ये डाइल्यूट नहीं करना चाहेंगे। तो इसलिए कंपनी को बोलेंगे कि आप एक काम कीजिए, जब भी आपको नए शेयर इशू करने होंगे, आपको पैसे की जरूरत होगी, तो पहले जो है आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछ लीजिए। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से आप अप्रूवल ले लीजिए, और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स में से भी किन से आपसे पूछना है,
इक्विटी वालों से पूछना है या फिर प्रेफरेंस वालों से पूछना है। तो आपको जहां तक पता होगा कि प्रेफरेंस वालों का तो कोई, आपको इतना तो पता होगा कि प्रेफरेंस वालों का तो कोई मतलब वोटिंग राइट जो है तो अफेक्ट नहीं होता है जब तक कि इनका जो है डिविडेंड पे नहीं किया जाता है। तो इनका तो नॉर्मली अगर हम देखते हैं जनरली, तो इनका तो हम कोई डिविडेंड का जो पेमेंट करना है उसमें तो हम कोई डिफॉल्ट नहीं कर रहे हैं। तो जब डिफॉल्ट नहीं कर रहे हैं तो राइट जो है वो अफेक्ट इनका होने वाला है नॉर्मली, मतलब कि इनका तो हम डिविडेंड में कोई डिफॉल्ट नहीं कर रहे हैं तो इनका तो कोई शेयर होल्डिंग या क्या बोलते हैं वोटिंग का राइट इनको अफेक्ट नहीं होने वाला। लेकिन मतलब अगर देखा जाए तो वास्तविकता में तो राइट तो इनका अफेक्ट होने वाला है। तो इनके राइट को अफेक्ट न होने से बचाने के लिए ही बोला जाता है कि राइट इशू पहले लाया जाए। राइट इशू आएगा तो पहले इनसे पूछा जाएगा कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर इनके पास फिर दो राइट होगा होंगे, ये चाहेंगे तो फिर वो राइट इशू को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और चाहे तो ये रिनाउंस भी कर सकते हैं। अब रिनाउंस क्या है ये हम आगे वीडियो में देखेंगे, आज ही के वीडियो में देखेंगे, आगे देखेंगे कि रिनाउंस जो है वो क्या है। तो ये एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिनाउंस भी कर सकते हैं। और ये भी अभी तक हमने मतलब बेसिकली देखा क्या है, अभी तक अभी हमने देखा है कि किनको मिल सकता है और क्या मिल सकता है। अब तो मैंने देखा कि इनको इक्विटी होल्डर्स वालों को मिल सकता है। और इक्विटी होल्डर्स वालों को मिल क्या सकता है, इक्विटी वालों को भी सिर्फ दो ही चीज मिलेगी। क्या इक्विटी शेयर्स भी मिलेंगे और प्रेफरेंस शेयर भी मिलेंगे इनको। तो देखिए, अब जब प्रेफरेंस वालों से हम नहीं पूछ रहे थे तो इसका लॉजिक यहाँ पे क्या होगा, लॉजिक तो ये होगा ना कि हम सिर्फ इक्विटी वालों से इक्विटी शेयर ही देंगे, प्रेफरेंस शेयर नहीं देंगे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर पर तो कोई वोटिंग राइट्स मिलते ही नहीं है। कौन सा इनका जो है राइट जो है इफेक्ट होने वाला है। प्रेफरेंस शेयर अगर ना भी देंगे तो इनका कौन सा राइट इफेक्ट होने वाला है इक्विटी वालों का। तो इनका तो राइट बेसिकली तभी इफेक्ट होगा ना जब हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे, तो राइट शेयर भी आता है तो हमारा इक्विटी शेयर वाले को आता है। होप आपको यहाँ तक की चीजें जो है पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो है अभी तक जहाँ तक मैंने पढ़ाया है आप लोगों को बताया है कि आप लोगों को इक्विटी देने हैं, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही देने हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इन प्रोपोर्शन ऑफ ओरिजिनली, ये प्रोपोर्शन बड़ा आपको याद रखना है कि इन प्रोपोर्शन ऑफ ओरिजिनली हेल्ड शेयर एज पर सर्कमस्टांसेस, मतलब कि जैसी परिस्थिति रहेगी उस हिसाब से इनके जितने ओरिजिनल शेयर इनके पास होंगे उस प्रोपोर्शन में इनको हम राइट इशू देंगे। कहने का मतलब कि ऐसा भी होता है ना कि आपके पास जो है दो शेयर है और कंपनी बोलती है कि हर उस व्यक्ति को हम शेयर देंगे जिनके पास 1000 शेयर होंगे उनको हम 500 शेयर देंगे, ठीक है, मतलब हर दो शेयर के लिए एक शेयर देंगे। तो हमारा रेशियो जो है 1:2 का आ जा रहा है, ठीक है। मान यहाँ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने छोटे अक्षरों में लिख रखा है यहाँ पे कि रेशियो जो है 1:2 का है, मतलब कि ये आपको राइट मिलेंगे, ये जो 1 वाले हैं ये आपको राइट शेयर मिलेंगे और ये जो 2 जो है ये आपको ओरिजिनली हेल्ड शेयर्स हैं। तो 1 शेयर मिलेंगे जितने भी आपके पास ओरिजिनली हेल्ड शेयर रहेंगे। लेकिन ये एज पर सर्कमस्टांसेस करने का क्या मतलब हुआ, क्या आप इस वर्ड को समझ पा रहे हैं, एज पर द सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस का कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके पास 7 शेयर है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास 7 शेयर है, हर दो शेयर के लिए आपको 8 शेयर मिल रहा है, तो 7 शेयर पे आपको कितने शेयर मिलेंगे, 7 डिवाइडेड बाई 2 कीजिएगा तो आपको 3.5 आएगा, 3.5 शेयर। अब आपको तो इतना पता होगा कि शेयर या तो 3 मिलेंगे या तो 4 मिलेंगे, ये 3.5 तो आपको मिल नहीं सकते, तो 3.5 कैसे मिलेंगे। लेकिन उसके लिए क्या किया जाएगा फिर कि आपको 3 शेयर का पेमेंट कर दिया जाएगा और 0.5 का जो रहेगा वो आपको पैसे जो है वो दे दिए जाएंगे उसके बदले। तो इस तरीके से बोला गया है कि एज पर द सर्कमस्टांसेस जो है वो प्रोपोर्शनली हम पेमेंट कर देंगे। लेकिन यहाँ तक बात खत्म नहीं होती है, जब हम आगे बात को बढ़ाते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि इफ पार्शियली पेड जो रहता है, मतलब जो पार्टली पेड अप शेयर जो है हमारा, उस पे राइट उसे जो होता है वो होल्ड पे चला जाता है जब तक कि आप ड्यू अमाउंट जो है वो पेड नहीं करते। मतलब कि कंपनी ने क्या किया कि मान लीजिए आपको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, इधर देख लेते हैं। मान लीजिए कंपनी है, इसने अनाउंस किया कि वो राइट इशू लाने वाली है, ठीक है, मेंबर को अनाउंस किया, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, मेंबर्स को अनाउंस किया कि वो राइट इशू जो है लाने वाली है, ठीक है।
अब कंपनी जो है मेंबर को अनाउंस कर दी कि राइट इशू लाने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था कि पार्टली पेड अप शेयर जो रहेंगे वो सिर्फ तभी आपको मिलेंगे, उस पे जो राइट शेयर जो आपको अक्रूड हुए हैं वो आपको तभी मिलेंगे जब आपकी ड्यू अमाउंट जो है आप पेड कर देंगे। लेकिन कंपनी ने तो अनाउंस कर दिया और ये मेंबर जो थे इनके पास पार्टली पेड अप शेयर था, पार्टली पेड अप था। तो मान लीजिए 10 रुपए की फेस वैल्यू वाली शेयर आपने पेड अप कितना किया था, पेड अप वैल्यू कितनी है इसको मान लीजिए 7 रुपये है, और कंपनी ने अभी तक अनकॉल्ड है कितना, अनकॉल्ड है 3 रुपये। तो इस 3 रुपये तो आपने पे नहीं किए इस 3 रुपये को, और 10 रुपये में 3 रुपये अभी मान लीजिए अभी कंपनी ड्यू ही नहीं कर रही है। तो जब तक ये कंपनी ड्यू नहीं करती और जब तक मान लीजिए दो ही चीज हो सकती है, या तो कंपनी जो है कॉल कर लेती है या तो फिर है नॉट कॉल्ड, नॉट कॉल कर सकती है। तो क्या होगा, अगर कंपनी कॉल कर लेगी तो आपको 10 रुपये में मिल जाएंगे, आपका फुल्ली पेड अप हो जाएगा। और अगर नहीं करती है तो आपको सिर्फ 7 रुपये पर जो है वो मिलेगी, 7 रुपये में मिलेगी, आपको 10 का 10 नहीं मिलेगा। क्योंकि इस पे आगे जो अगर आप नोट्स में आगे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि इफ कंपनी हैज नॉट ड्यू द कॉल मनी देन द राइट इशू विल बी गिवन प्रोपोर्शनली टू द पेड अप अमाउंट। यानी कि 10 में से अगर आपने 7 रुपये पेड किए हैं तो आपको 7 रुपये पर ही राइट इशू मिलेंगे, आपको 10 रुपये के फेस वैल्यू था तो टोटल नहीं मिल जाएंगे। इससे क्या होगा कि इक्वलिटी जो है वो मेंटेन रहेगी अमॉन्ग द शेयर होल्डर। ये थी सबसेक्शन 1 की बात जो हमने अभी तक पढ़ी। सबसेक्शन 1 में बेसिकली क्लॉज ए की बात, राइट शेयर की। अब हम बात करते हैं सेक्शन 62 के सबसेक्शन 2 की। यहाँ पे सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 2 की बात करते हैं तो वो क्या बात करता है। इस सबसेक्शन 2 जो है वो हमारे सारी चीजों पे अप्लाई होगा, मतलब कि आपको अ, सब क्लॉज ए पे भी, क्लॉज बी पे भी और क्लॉज सी पे भी, तीनों पे आपको इक्वली अप्लाई होगा। सबसेक्शन 2 से लेके सबसेक्शन 6 तक था, ये सारे अप्लाई होंगे यहाँ पे। तो सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए राइट शेयर के साथ साथ आपको सबसेक्शन 2 से लेके सबसेक्शन 6 तक सारा अप्लाई होगा, ठीक है। बात करते हैं एक एक करके कि क्या क्या जो है प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना पड़ेगा हमको ये राइट इशू में। तो यहाँ तक आप लोगों ने यहाँ भी ध्यान से पढ़ ही लिया होगा कि आपको राइट इशू पास करने के लिए बी आर चाहिए, बी आर ओनली। ऐसा बी आर क्यों, एस आर क्यों नहीं चाहिए, ओ आर क्यों नहीं चाहिए, बी आर सिर्फ क्यों चाहिए भाई, ध्यान से सोचो। बी आर से क्या होगा, बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो जाएगा, बी आर इन बी एम पास हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बोर्ड रिजोल्यूशन जब पास करते हैं तो आपको उसके बाद ये नहीं क्यों बोला गया कि आप बी आर प्लस ओ आर पास कीजिए या एस आर पास कीजिए। भाई ये तो कंपनी के हित में है ना, कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछना चाहती है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कभी मना करेंगे। इसलिए बोला गया कि आप बी आर पास करके सिर्फ ये जो है हमारा, ये सिर्फ अकेला जो है वो सफिशियंट रहेगा, ये अकेला सफिशियंट है, बी आर पास करके आप जो है राइट इशू जो है वो ला सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए आगे क्या प्रोसीजर जो है हमको फॉलो करनी पड़ती है। मान लीजिए कंपनी उसके बाद क्या करेगी, कंपनी जो है वो नोटिस देगी इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, क्योंकि ये इक्विटी हम दे रहे हैं और इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे कि सिर्फ इसका ही जो है राइट अफेक्ट होने वाला है। तो नोटिस ऑफ देंगे, ए आर आई राइट इशू है, ठीक है, नोटिस ऑफ राइट इशू देंगे और रेशियो इनको बता देंगे कि रेशियो क्या है, 1:2 होगा, 2:4 होगा, जो भी हमारा रेशियो होगा ये रेशियो हम बता देंगे। वो रेशियो जो है, ये जो नोटिस जो है जिसमें हम रेशियो के साथ हम बता रहे हैं, ये कितने दिन पहले देंगे, तो ये 3 दिन पहले दे देंगे हम, एटलीस्ट 3 days बिफोर ओपनिंग ऑफ इशू, ठीक है। अब नोटिस हमने दे दी, नोटिस देने के बाद क्या होगा, नोटिस देने के बाद इशू का हमने राइट इशू का नोटिस दे दिया, नोटिस देने के बाद हमारा राइट इशू ओपन होगा। अब क्वेश्चन आनी चाहिए कि राइट इशू जो है ओपन कितने टाइम के लिए होगा, मिनिमम कितने दिन होंगे, मैक्सिमम कितने दिन होंगे ओपन, ठीक है। तो ऐसे 7 दिन होता है रूल 12A के अनुसार। रूल 12A, ये रूल 12A कौन सा चैप्टर का है, कौन सा रूल रहेगा, देखिए आप ध्यान से समझिए। हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 62 और सेक्शन 62 जो है इधर मैं बता देता हूँ, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 62, ठीक है। सेक्शन 62 जो है इधर से नहीं बताता हूँ, इधर बताता हूँ। सेक्शन 62 जो है वो हमारा शेयर कैपिटल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल जो है वो हमारा चैप्टर 4 है एज पर द कंपनी एक्ट 2013, और ये बात करता है 43 से 72 तक।
तो ये जो है हमारा कंपनीज का शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स 2014 की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये जो है रूल 12A, ये रूल 12A शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014 की बात कर रहा है। तो शेयर कैपिटल डिवेंचर रूल 2014 में जो रूल 12A है, जो अमेंडमेंट आई थी, उसमें बोला गया था कि आप इशू जो है मिनिमम 7 दिन का होना चाहिए। 7 दिन तक तो ओपन रहेगा ही रहेगा, लेकिन आप 30 दिन से ज्यादा ओपन नहीं रख सकते। ये 30 दिन जो है ना, ये रूल 12A में नहीं लिखी हुई है बात, ठीक है। ये सिर्फ 7A वाली बात जो है वो रूल 12A में लिखी हुई है। 30 दिन वाली बात जो है वो कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है, रूल में नहीं लिखी गई है, ठीक है। मैं इधर साफ कर लेता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तो थी मिनिमम कितने टाइम के लिए और मैक्सिमम कितने टाइम के लिए ओपन रहेगी, लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में जो गेम जो है वो पूरा चेंज होता है। प्राइवेट कंपनी के केस में बोला जाता है कि अगर 90% मेंबर जो है उनका कंसेंट आता है, चाहे वो राइटिंग में कंसेंट आ जाए, वो राइटिंग में कंसेंट आ जाए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में कंसेंट दे दे, वो कैसे भी कंसेंट दे दे, या राइटिंग में दे दे या इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे दे। शर्तें सिर्फ यही है कि 90% मेंबर का कंसेंट चाहिए, 90%। तो आप जो है वो 7 दिन जो ऊपर था, ये 7 दिन को कम करके इवन सिंगल डे बिफोर जो है आप 8 दिन के लिए भी जो आप राइट इशू ओपन कर सकते हैं इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। ऐसा क्यों है, 90% क्यों बोला गया? जैसे देखिए, प्राइवेट कंपनी क्या होता है, ये बेसिकली 200 लेस देन और इक्वल टू 200 मेंबर होते हैं, ठीक है। थोड़ा 90% मतलब कि आपका 180 मेंबर तो ऐसे ही राजी हो रहे हैं। तो ये जब राजी हो रहे हैं 8 दिन में करने के लिए, तो क्या दिक्कत है, सारे मेंबर है, थोड़े ना कोई जो है डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को परेशानी हो रही है, डिसेंटिंग मेंबर्स को परेशानी हो रही है इसमें। तो परेशानी हो नहीं रही है, इस वजह से बोला जा रहा है कि आप 8 दिन के लिए भी राइट इशू ओपन करके जो है आप राइट इशू ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन आगे जब हम बात को बढ़ाते हैं तो इसमें बोला गया कि इफ नॉट एक्सेप्टेड द ऑफर तो डीम टू हैव बीन डिक्लाइंड। आप कंपनी ने शेयर होल्डर्स को ऑफर दी, शेयर होल्डर जो है वो बोल रहे हैं कि नहीं हमको चाहिए नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर्स वो बोल रहे हैं कि नहीं हमको चाहिए ही नहीं। तो ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने जो है ऑफर को है वो डिक्लाइन कर दिया है, ठीक है। ये इसमें ज्यादा कुछ इंटरप्रिटेशन करने वाली चीज है नहीं। तो इसमें बेसिकली सिंपल इंटरप्रिटेशन है, लिटरल इंटरप्रिटेशन की ऑफर मिला था, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो हम कंपनी जो है वो मान लेगी कि जो ऑफर जो है वो डिक्लाइन कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बात किया जाता है कि ऑफर जो आता है इसमें राइट टू एक्सेप्ट भी होता है और राइट टू रिनाउंस भी होता है, लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है इसको प्रोहिबिट नहीं करते होना चाहिए। यानी कि अगर आर्टिकल अगर प्रोहिबिट कर देगा, तो आर्टिकल अगर मान लीजिए प्रोहिबिट कर दिया, तो फिर सिर्फ राइट टू एक्सेप्ट जाएगा, आपको उसमें राइट टू रिनाउंस टू एनी पर्सन जो है एनी पर्सन और राइट टू रिनाउंस ये आपको नहीं मिलेगा। यानी कि आर्टिकल में ये बात एक्सप्रेसली लिखी होनी चाहिए कि आपको जो है परमिट है, या तो फिर साइलेंट होनी चाहिए। अगर एक्सप्रेसली बता दिया कि नहीं करना है, प्रोहिबिट कर दिया, तो आपको सिर्फ राइट टू एक्सेप्ट मिलेगा, राइट टू रिनाउंस आपको नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ राइट एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये राइट टू रिनाउंस आपको नहीं मिलेगा। यानी कि आप जो है अपना राइट किसी दूसरे को नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे राइट अपना, समझे। यहाँ तक बात जब खत्म होती है तो उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके बाद क्या होगा। तो जैसे ही मिनिमम 7 दिन या 30 दिन, अब प्राइवेट कंपनी के केस में बात करें कि मिनिमम ऑर्डर 1 डे भी जो है वो हमारा एक्सपायर होता है, तो उसके बाद क्या होगा। तो मान लीजिए 7 से 30 दिन एक्सपायर हो गया, या तो फिर प्रायर इंटीमेशन जो है वो शेयर होल्डर से पहले ही आ गया, 30 दिन खत्म होने से पहले ही आ गया, ठीक है, ऑफ डिक्लाइनिंग द राइट इशू। मान लीजिए 7 दिन के लिए ही, मिनिमम 7 दिन था, 7 दिन के लिए ओपन हुआ और शेयर होल्डर्स जो थे इक्विटी शेयर होल्डर्स उन्होंने बोल दिया कि हम नहीं आपका राइट इशू एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपना जो है राइट इशू आप ले जाइए, हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो कंपनी जो है वो डिस्पोज कर देगी इन सच ए वे
दैट इज नॉट डिसएडवांटेजियस टू द शेयर होल्डर्स एंड साथ में कंपनी के लिए, मतलब कि इसको कंपनी जो है डिस्पोज भी करेगी तो ऐसा करेगी कि ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी और इक्विटी वालों को भी और कंपनी को भी दोनों के हित में हो, किसी के लिए डेट्रीमेंटल नहीं हो, डिसएडवांटेजियस नहीं हो। तो क्या हम बोल सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या कंपनी ये कर सकती है कि वो अपने प्रोमोटर को ही राइट इशू दे दे? ऐसा कर सकती है, क्योंकि अगर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो देखिए, अगर शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप अपना राइट इशू ले जाइए, इसका मतलब क्या हुआ? शेयर होल्डर्स को अपनी जो है डाइल्यूशन जो उनका होने वाला है, शेयर होल्डिंग जो है उनका होने वाला है, वो डाइल्यूट होने वाला है, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। तो इससे तो कंपनी अपने आप को भी दे, प्रोमोटर को भी दे सकती है, इससे उनका भी फायदा है। या तो फिर ये भी कर सकती है कि कोई न्यू शेयर होल्डर्स को भी बुला के वो दे सकती है कि आप जो है राइट जो राइट शेयर ना देके फर्दर इशू कर सकती है, वो न्यू शेयर इशू कर सकती है, ऐसा वो कर सकती है। अब हम बात करते हैं कि क्या एक्सेप्शन है राइट इशू के? एक्सेप्शन है ना, मतलब कि एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर से नहीं पूछेंगे शेयर बाई बैक करने के लिए, यानी कि सॉरी बाई बैक बोल रहा हूँ, शेयर बाई करने के लिए हम नहीं पूछेंगे। मतलब कि ऐसा क्या है, रूल क्या है इसमें कि देखिए, रूल इसमें क्या है कि आप सिर्फ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं, आप किसी और को नहीं दे सकते हैं, ठीक है? आप आउटसाइडर को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इनका जो है वो राइट जो है वो अफेक्ट होता है। तो सिर्फ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोला गया था देने के लिए। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि इस चीज का एक्सेप्शन है, मतलब कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम नहीं देंगे और इनसे पूछने भी नहीं जाएंगे कि आप लेंगे कि नहीं लेंगे। कब? बोलता है कि जब लोन या डिवेंचर जो है जो इक्विटी में कन्वर्ट होंगे, सब्जेक्ट टू कि इसके लिए एसआर एसआर पास किया गया था इन जनरल मीटिंग। मतलब कि एसआर पास किया था, यानी कि मेंबर का जो कंसेंट है, मेंबर कंसेंट वो ऑलरेडी लिया हुआ है, ऑलरेडी ऑलरेडी जो है वो लिया हुआ है, ठीक है? तो जब पहले ही मेंबर का कंसेंट लिया गया है तो उस लोन और डिवेंचर जो इक्विटी में कन्वर्ट होने वाला है, तो कन्वर्जन के टाइम पे हम फिर दोबारा क्यों पूछेंगे? उस समय तो पूछ लिया गया था ना, ठीक है? तो इस केस में हम जब मान लीजिए अब यहाँ पे क्या हुआ, राइट इशू हुआ, राइट इशू का एक्सेप्शन हम पढ़ रहे हैं, राइट इशू का एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, लोन डिवेंचर है, ये इक्विटी में जो है क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा, इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए, व्हाइट पेन ले लेता हूँ। मान लीजिए इशूड इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल भी नहीं बोलेंगे बेसिकली इसको, हम इसको बोलेंगे इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल। इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल जो है मान लीजिए 1 लाख का था, ठीक है? अब इसमें मैंने पहले भी बताया था कि 90,000 का था प्रोमोटर के पास, और 10,000 जो था वो नॉन प्रोमोटर के पास था। ये नॉन प्रोमोटर है और ये प्रोमोटर है, ठीक है? अब बात कर रहे हैं कि अब ये एक्सेप्शन है, मतलब कि इनका राइट क्या होगा उनसे हमको मतलब नहीं है, इनका राइट क्या होगा उनसे हमको मतलब नहीं है, इनसे हम बिना पूछे जो है हम इशू कर देंगे। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, जो अब इधर ध्यान से देखिए, लोन एंड डिवेंचर था जो इक्विटी में कन्वर्ट होंगे। मान लीजिए लोन था 10,000 न्यू इक्विटी इशू होने वाले, मान लीजिए 10,000 जो है न्यू इक्विटी शेयर आ जाएंगे, इक्विटी शेयर आ जाएंगे। तो ये न्यू इक्विटी शेयर जो आएंगे तो ये तो यहाँ चला जाएगा, प्लस 10,000 हो जाएगा, तो ये टोटल 1,10,000 हो जाएगा। तो इसमें तो इनकी शेयर होल्डिंग कम, जो पहले 10% थी वो तो अब और कम हो जाएगी ना, 9 पॉइंट समथिंग हो जाएगी, तो वो तो और कम हो जाएगी। तो इससे तो इसीलिए बोला गया है कि अब इनसे नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्योंकि ये जो 10,000 जब कन्वर्जन होने वाले थे तो ऑलरेडी एसआर पास किया गया था ना, मतलब कि 75% मेंबर्स का अप्रूवल उसी समय ले लिया गया था इक्विटी वालों का। तो जब पहले ही ले लिया गया था तो अब क्यों हम पूछेंगे दोबारा इनसे, ठीक है? उसके बाद बात किया जाता है कि लोन एंड डिवेंचर जो है, ये जो लोन एंड डिवेंचर जो है हमारा, लोन एंड डिवेंचर टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट होगा तो क्या होगा?
तो गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है कि वो कन्वर्ट कर देगी इक्विटी में, ठीक है, चाहे वो होली कन्वर्ट कर दे या पार्टली कन्वर्ट कर दे। मतलब कि ऐसा कर सकती है कि वो 10 लाख का लोन था, वो इक्विटी में 10,000 इक्विटी में कन्वर्ट कर दे, या तो फिर 10,000 प्रेफरेंस में कर दे, या तो किसी भी रेशियो में होली या पार्टली कन्वर्ट कर सकती है। लेकिन और इसके लिए कोई भी नो सच टर्म एंड कंडीशन जो है मेंशन भी था उनके लोन और डिवेंचर के जो एग्रीमेंट हुए होंगे, उसमें भी नहीं मेंशन था कि जो है वो कन्वर्जन होने वाला है। और गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से कंपनी को क्या करना पड़ रहा है कि इक्विटी में लोन को या डिवेंचर को जो है वो कन्वर्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेगी कि आप जो है वो अपोज कर सकते हैं, कंपनी जो है वो क्या कर सकती है कि अपोज कर सकती है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, कंपोज लिख दिया हूँ, एक कंपनी होगी, कंपनी जो होगा वो क्या अपोज कर सकती है इसको, ये बोल सकती है कि नहीं ऐसा हम नहीं करेंगे, और एनसीएलटी के पास हो जा सकती है विद इन द 60 डेज। जैसे ही उसको ऑर्डर आता है तो ऑर्डर से 60 डेज के अंदर इसको जाना पड़ेगा एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी एनसीएलटी के पास जाके ये बोलिए कि हमको जो है ये गवर्नमेंट की जो डिसीजन है, ऑर्डर जो है, इससे हम राजी नहीं है, मतलब कि हम जो है इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होने देंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि मान लीजिए कन्वर्जन हो गया लोन का या डिवेंचर का इनटू इक्विटी, उसके बाद क्या होगा। तो मैंने बोला ना कि कंपनी अपील करेगी एनसीएलटी के पास इन 60 डेज, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कंपनी ने अपील कर भी दिया एनसीएलटी में और केस डिसमिस भी हो गया, ठीक है। तो या तो एक चीज हो सकती है, दो ही चीज हो सकती है ना, कन्वर्जन मान लीजिए लोन या डिवेंचर का कन्वर्जन हो रहा है तो दो ही चीज हो सकती है, कंपनी अपोज करती है तो एनसीएलटी के पास जाती है या केस डिसमिस हो जाती है, ठीक है। या तो फिर यह हो सकता है कि कंपनी ने अपील ही नहीं किया, नॉट अपील्ड, या तो अपील किया या तो फिर डिसमिस हो गया या तो फिर अपील ही नहीं किया, दो चीज हो सकती है। तो इससे क्या होगा, इससे बोला गया है कि जितना से ऑथोराइज शेयर कैपिटल मतलब जितना आपका मैक्सिमम जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, जितना से इंक्रीज हुआ है, मान लीजिए देखिए अब जितना से इंक्रीज हुआ है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन, उतना से एमओए अल्टर्ड मान लिया जाएगा। अब आपको पता होगा कि ऑथोराइज जो होता है इससे बाहर आप इशू नहीं कर सकते। मान लीजिए 15 लाख तक का ऑथोराइज है, इस पे 15 लाख तक कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं लगता है एक्स्ट्रा, मतलब फ्री होता है 15 लाख तक, और आपका इशूड था 1 लाख, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट का जो लोन था मान लीजिए 15 लाख का था, 15 लाख का लोन था। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि इस 15 लाख को 15 लाख शेयर में 15 लाख शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए जाएं, कन्वर्जन के लिए बोल दिया, ठीक है। तो अब टोटल जो है हमारे, टोटल कितने हो गए, 15 लाख ऑथोराइज था, और ये 15 लाख ऑथोराइज था, और 1 लाख उसमें से 1 लाख हमने इशू किए थे 15 लाख में से। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 15 लाख फर्दर न्यू इशू हो गया 15 लाख, और 1 लाख ऑलरेडी इशूड है, तो कितना हो गया, 16 लाख हो गया। यानी कि ये जो 16 लाख है ये हमारा मोर देन 15 लाख हो गया, जो कि हमारा परमिटेड ऑथराइज है। तो ये तो फिर ऑथराइज शेयर कैपिटल आपका इंक्रीज हो गया। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर ऑथराइज शेयर कैपिटल से इंक्रीज हुआ ड्यू टू द ऑर्डर ऑफ द कन्वर्जन, तो ड्यू टू इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन उतना से एमओए जो है हमारा अल्टर्ड मान लिया जाएगा। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है हमारा वो तो अल्टर्ड मान लिया जाएगा, ऐसे माना नहीं जाता है, आपको सबसे पहले ऑल्टर करना पड़ता है, उसके लिए आपको अब जैसे देखिए सेक्शन 64 अब आ जाता है बात, तो सेक्शन 64 क्या बोलता है कि SS7 आपको देना पड़ता है आफ्टर द अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल। तो SS7 में आप अपने अल्ट्रेशन करेंगे शेयर कैपिटल में, जो भी आपको ऑल्टर हुआ, आप का जो है 15 लाख से 16 लाख हो गया है, तो आप उसको अल्टर करेंगे वहां पे कैपिटल क्लॉज में कि हमारा जो कैपिटल है वो पहले 15 लाख था अब 16 लाख हो गया है, तो अल्ट्रेशन इन कैपिटल क्लॉज होगा। तो कैपिटल क्लॉज को आपको SS7 देना पड़ेगा। SS7 जो है हमारा वो SS7 जाएगा इन 30 डेज, और इसके साथ साथ आल्टर्ड एमओए की कॉपी भी चली जाएगी, ठीक है। आल्टर्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होगा कॉपी नहीं जाएगी, बेसिकली आल्टर्ड एमओ ही जाएगी, वो चली जाएगी।
और इसके साथ साथ जो आपने अलॉटमेंट किया है ना, ये पैच 3 भी जाएगा। पैच 3 अलॉटमेंट के लिए होता है। तो अलॉटमेंट तो आपने एक्स्ट्रा जो है 15 लाख किया है ना, किधर किया है? ये जो 15 लाख आपने न्यू अलॉटमेंट जो किया है ना, ये 15 लाख का जो आपने अलॉटमेंट किया है, इसके लिए पैच 3 अलग से जाता है, तो यहाँ पे पैच 3 भी जाएगा। ठीक है, ये भी 30 दिन में जाएगा और ये भी 30 दिन में जाएगा। ठीक है, उसके बाद दो केस लो आते हैं हमारे, बेसिकली मैथलॉन वर्सेज बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसमें बोला जाता है कि कंपनी ऑनरेबल कोर्ट जो है उन्होंने बोला था कि ट्रांसफर को कंपेल नहीं कर सकती कि राइट जो है, राइट शेयर जो है वो ट्रांसफर कर दो। ठीक है, अगर ट्रांसफरर चाहे तो ट्रांसफरी को दे सकता है। वो जैसे ट्रांसफरर के पास क्या है, उसके पास शेयर है, इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर पे उसको राइट शेयर मिलने वाले हैं। लेकिन ट्रांसफरर का मन नहीं है कि वो ट्रांसफरी को दे, और ट्रांसफर जो है जबरदस्ती कर रहा है कि नहीं, तुमने मुझे शेयर दिए हैं तो साथ में वो जो है राइट भी मुझे ट्रांसफर करो। तो ये जो है, ये बोल सकता है ट्रांसफरर कि मेरी मर्जी होगी तो मैं दूंगा, तुम मुझे रोकने टोकने वाले कोई नहीं होते हो। अगर ट्रांसफरर चाहे तो उसको दे दे, नहीं तो नहीं दे सकता है। ट्रांसफरर वो रिनाउंस कर सकता है, उसके पास राइट टू एक्सेप्ट होता है या तो राइट टू रिनाउंस होता है। तो रिनाउंस कर सकता है राइट इन द फेवर ऑफ ट्रांसफरी, लेकिन ट्रांसफरी के पास पावर नहीं है कि वो कंपेल करके ट्रांसफरर से ले ले। ठीक है, उसके बाद सेकंड केस लो जो हमारा है, नानालाल जवेर वर्सेस बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसमें बोला गया था कि डायरेक्टर जो है कांट इशू राइट इशू बियॉन्ड द ऑथराइज शेयर कैपिटल, ये तो कर ही नहीं सकता। राइट इशू बियॉन्ड द ऑथराइज कर ही नहीं सकता, उसके लिए फिर आपको अल्ट्रेशन करना पड़ेगा एमओए में, कैपिटल क्लॉज में। तो वो आप नहीं कर सकते, सबसे पहले उसको अल्टर कर लीजिए एमओए को, उसके बाद आप इधर आइएगा। इसी के साथ हमारा जो है वो राइट इशू पूरी तरीके से खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट के वीडियोज में हम सेक्शन 62 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज बी को पढ़ेंगे। इसमें इस सब की बात की गई, रूल 12 के साथ रीड किया है। उसके बाद प्रोसीजर के साथ साथ पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे, कैसे होगा क्या होगा। उसके बाद ये इसमें दो ही मैंने मेंशन किया, तीसरी जो है हमारा प्रेफरेंशियल शेयर, वो हमने दूसरे नोट्स में बना के रखा है। तो वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट के साथ सेक्शन 42 और सेक्शन 62 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी सबको मर्ज करके एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है।